हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है विश्लेषण के दृष्टिकोण। जिसका मतलब है अलग अलग तरीके के दृष्टिकोण जो कि प्रयोग किए जाते हैं किसी राज्य की राजनीति को समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए। ठीक है, किसी राज्य में जो राजनीति है वो किस आधार पे करी जाती है, किस तरीके से की जाती है और उसका प्रोसेस क्या होता है। किसी देश में लोकतंत्र है या नहीं है, ठीक है, और जो उस देश के अंदर जो लोग हैं, जो समाज है, उनकी स्थिति क्या है धर्म के आधार पे और आर्थिक आधार पे, उन सभी को जानने के लिए हम अलग अलग तरीके की दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला दृष्टिकोण है आपके सामने व्यवस्थित दृष्टिकोण। ठीक है, जो कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है। आप वैसे सभी को ध्यान में रखना सारी चीज़ों को। और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं, अगर आपको नहीं देखने अगर आपको देखने हैं तो देख लेना, जाके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक शायद, और प्ले लिस्ट में बनी हुई है इसकी, वो भी देख लेना आप लोग जाके। तो अगर मैं बताऊं तो व्यवस्थित दृष्टिकोण के बारे में, ये राज्य की राजनीति को समझने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। और और ये दृष्टिकोण बदलाव लाता है समाज के अंदर। इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं, आपको विशेषताएं डेफिनेटली इसकी याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा लचीला है हमारे संविधान की तरह। ठीक है, इसके साथ तालमेल बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसको यानी कि जो विद्वान हैं इसको आसानी से समझ पाते हैं और इसके साथ तालमेल बना के इसका प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, और ये परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है। ठीक है, अपने आप को चेंज कर लेता है और ये टूटता भी नहीं है क्योंकि लचीला है। और विद्वानों ने इसका प्रयोग एक से ज़्यादा राज्यों के अध्ययन के लिए किया है। ठीक है, उसके बाद जो इसका प्रयोग करने वाले जो लोग हैं वो क्यों करते हैं इसको, उस देश की राजनीतिक दल को समझने के लिए, दल के भीतर जो मतभेद होते हैं उनको जानने के लिए, जाति धर्म भाषा के संबंध को समझने के लिए, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप को जानने के लिए, उस देश में जो उस देश का जो लीडर है या उस राज्य का जो लीडर है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से जो अपनी देश है, जो अपने राज्य है, जो अपने लोग हैं उनको किस तरीके से लेके चलता है, चुनाव की प्रक्रिया को समझने के लिए। ठीक है, दबाव समूह है या नहीं उसको जानने के लिए। इसके जो मेन मुद्दे होते हैं वो दो होते हैं, जाति और धर्म। ठीक है, इस पे ये ज़्यादा ध्यान देता है। उसके बाद मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे हम लोग। आपने बहुत सारा बार पढ़ा होगा इस दृष्टिकोण के बारे में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ वैसे आपको। तो ये वाला दृष्टिकोण है, ये बेसिकली किसी देश के अंदर जो वर्ग होते हैं ना, वर्ग यानी कि जाति और जो समाज होते हैं उनके अंदर जो संबंध होते हैं, उनके बीच जो संबंध होते हैं उसको देखता है ये बेसिकली। और इसका मेन फोकस होता है आर्थिक जो व्यवस्था होती है, जो सिस्टम होता है आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम जो होते हैं किसी देश में, कि पैसा लोगों की जो कंडीशन है आर्थिक रूप से वो कैसी है उसको देखना। ठीक है, उसके आधार पे ये किसी देश की, किसी राज्य की जो स्थिति होती है उसको बताता है, यानी कि लोगों को देख के, है ना। जैसे कि हम लोग हैं, अगर मैं मिडिल क्लास हूँ तो मेरी स्थिति देखेंगे कि मैं कैसे रहता हूँ, मैं किस हिसाब से खाता हूँ, मेरे को रोटी मिल पाती है नहीं मिल पाती, है ना, और मेरा जीवन कैसे चल रहा है, मेरे घर में पंखा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, बल्ब है या नहीं है, और मेरे पास घर में गाड़ी है या नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी है आजकल। ठीक है, तो ये इस आधार पर चीज़ों को जानेंगे और हमें हमारे जो व्यवस्थित जो राजनीति है राज्य की उसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको दिक्कत हो रही है पढ़ने में, समझने में, अगर मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको, तो साइड में जो नोट्स बने हुए हैं आप इसको देख सकते हो, अदरवाइज़ आप चैप्टर भी पढ़ लेना एक बार, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो कि हमारा शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसके अंदर क्या है, इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत व्यवस्थित दृष्टिकोण की तरह ही ये काम करता है। जो हमने पीछे पढ़ा था ना व्यवस्थित दृष्टिकोण, यहाँ पे इसकी तरह ही ये काम करने वाला है शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसके अंदर जो दृष्टिकोण होता है वो, जैसे कि किसी कृषि आंदोलन को देखने के लिए, ठीक है, कृषि संबंध को देखने के लिए, भूमि सुधार उस देश के अंदर, उस राज्य के अंदर किस तरीके से करे जाते हैं या नहीं करे जाते, उसके आधार पे ये जो है अध्ययन करता है किसी राज्य का। ठीक है, अगला आता है हमारा नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जो तीसरे नंबर पर आता है।
इसमें क्या है, ये आर्थिक ये जो है गैर आर्थिक कारणों पर ज़्यादा ध्यान देता है। गैर आर्थिक कारण मतलब ये फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देखता किसी देश की या किसी राज्य की, ये देखता है सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक कंडीशन किस तरीके की है। ठीक है, तो इन दोनों में यही फ़र्क है, क्योंकि जो नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण वाले लोग हैं वो आर्थिक तौर पे नहीं देखते किसी भी चीज़ को, है ना। और लेकिन जो शास्त्रीय मार्क्सवाद है ये भी आर्थिक रूप से देखते हैं, मार्क्सवादी लोग भी आर्थिक रूप से देखते हैं, है ना। और जो व्यवस्थित दृष्टिकोण है वो भी आर्थिक रूप से देखते हैं, पर ये नहीं देखता। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण, इसके अंदर क्या होता है, ये एक प्रकार का दृष्टिकोण है लेकिन ये वैकल्पिक है ना। उत्तर आधुनिक नाम से पता चल रहा है कि ये मॉडर्न के बारे में बता रहा है, तो ये मॉडर्न दृष्टिकोण है, मॉडर्न थिंकिंग है। जो विद्वान कुछ नए होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं वैकल्पिक तौर पे, यानी कि ऑप्शनल तौर पे इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उन लोगों को जो बाकी दृष्टिकोण है, नव मार्क्सवाद, व्यवस्थित दृष्टिकोण, इनका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उनको अपनी अलग राय रखनी है, अपना अलग विचार है उन लोगों का, इसलिए वो इस दृष्टिकोण का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आता है हमारा संघ निर्माण दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं किसी समाज के अंदर, किसी राज्य के अंदर, उनको ठीक करने के लिए इस दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं। यानी कि नियंत्रित आंदोलन, स्वायत्ता आंदोलन, विद्रोह, अलगाववाद आंदोलन, इन सबको ठीक करने के लिए, जो कि मोस्टली हम पंजाब में देखते हैं। ऐसी मतलब पहले होता था, बहुत ज़्यादा पहले, कि वहाँ पे दंगे वगैरह होते थे, आंदोलन, नियंत्रण आंदोलन हुआ करते थे वहाँ पे, मतलब शांति सेना भेजते थे वहाँ पे शांत कराने के लिए। तो उस चीज़ के लिए इस वाला जो दृष्टिकोण है उसका प्रयोग करते थे ये लोग, जानने के लिए कि ऐसा क्यों होता है वहाँ पे, है ना। जो वहाँ पे आंदोलन होते हैं, जो दंगे होते हैं, जो अलगाववाद वाली चीज़ें होती हैं, विद्रोह होता है, वो क्यों होता है, उस सबको जानने के लिए इस वाले दृष्टिकोण का जो विद्वान थे वो यूज़ करते थे इसको। ठीक है, इसके अलावा आता है सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण। इसके अंदर क्या होता है, इसमें नागरिकों के जो अस्तित्व है किसी राज्य में, किसी देश में, वो कैसा है ना, वहाँ पे लोकतंत्र है या नहीं है, उसको देखना, है ना। अगर किसी राज्य में या किसी देश में लोकतंत्र नहीं होगा तो वहाँ पे राजतंत्र होगा, है ना, जिसमें एक राजा होगा, उसकी ही चलेगी, उसकी मर्जी होगी, वो जो चाहे उस तरीके का कानून लागू कर सकता है वहाँ पे, है ना, अपने हिसाब से। तो वो देखना। इसके लिए जो दृष्टिकोण है वो कौन सा अपनाते हैं, सामाजिक पूंजीवादी दृष्टिकोण, पूंजी दृष्टिकोण जो भी कह लो आप। चुनाव के अध्ययन के लिए एक दृष्टिकोण होता है ना। इसमें क्या होता है, अगर किसी देश में चुनाव हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लोकतंत्र होगा ही होगा, है ना, जिसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक टाइमिंग होगी, ठीक है, और एक प्रोसेस होगा जिसके द्वारा सब लोगों को गुजरना होगा, है ना। जैसे कि किसी देश में जनसंख्या कम होती है लोगों की, तो वहाँ पे जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो थोड़ी अलग होती है ना। हमारे यहाँ पे किस तरीके का चुनाव होगा, हमारे यहाँ पे होते हैं, लोग आते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ सरकारी जो भी संस्थाएं होती है वहाँ पे हम चुनाव करवाते हैं। हमारे यहाँ पे जो चुनाव व्यवस्था है, चुनाव जो लोग हैं वो कराते हैं, इस तरीके से कराते हैं कि एक मशीन होती है, उसमें हमें मतलब कि जो भी हमें पार्टियों को जिताना है, जिसको हम वोट देना चाहते हैं, उस पर हम क्लिक करते हैं, वो फिर वो वोट बन जाता है वहाँ पे। लेकिन कुछ देशों में ऐसा होता है कि जहाँ पर जनसंख्या कम है वो ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कागज़ वगैरह, मतलब एक कागज़ दे देते हैं, उसमें उस व्यक्ति को टिक लगाना होता है कि आपको कौन सी पार्टी को जिताना है ना, या आपको किस पार्टी को वोट देना है, तो उस पार्टी पे टिक कर देते हैं और वो पार्टी को वोट मिलेंगे तो वो जीत जाएगी। ठीक है, इस तरीके से चुनाव होते हैं। तो चुनाव व्यवस्था, चुनाव के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। मेरी सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रही है, और इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक कर देना। और जो भी आपको डाउट्स है तो क्वेश्चन में, मतलब लिंक उसमें क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ प्रॉब्लम्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।